हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मतलब इतना टेरर है ना मेरे मन में तुम लोगों को लेकर के। मुझे डर लगता है तुम लोगों से कि अगर मैंने क्लास कैंसिल कर दी और मैं किसी गरबा इवेंट में ऐसी नाचती दिख गई और मैंने वीडियो डाल दिया, तुम मेरा खून पी जाओगे कि मैडम अच्छा आपने इसलिए क्लास कैंसिल की थी, इसलिए क्लास कैंसिल की थी। भाई साहब, डर इतना मन में बैठा है मेरे तुम लोगों से। तो फिर मैं सोचती हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम क्लास लेंगे और जल्दी खत्म कर देंगे। और मतलब देखो, कल मैंने 20 मिनट पहले क्लास खत्म की है, 41 पे, यानी कि 19 मिनट पहले। भाई साहब उसमें भी लिख रहे हैं बच्चे कि मैडम अच्छा इसलिए आपने आज क्लास जल्दी छोड़ी। 19 मिनट जल्दी छोड़ना भी जल्दी होता है क्या? है, मैंने सोचा था 1 घंटे की क्लास लूंगी, 7:15 खत्म कर दूंगी, तब भी खत्म करते 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 मेरे को 7:41 हो गया। ऐसे करोगे तुम लोग? ऐसे कितना डरा के रखोगे? मतलब तुम क्या चाहते हो, मैं डर डर के मरी जाऊं? हाँ, यही तो 4-5 दिन है यार, उसके बाद तो वैसे ही सब खत्म हो जाना है। आज से मेरी सोसाइटी में गरबा है। कल तो चलो कुछ नहीं, मैं जाके बस हाथ जोड़ के आ गई, बस इतना कर पाई। आज तो गरबा है यार। हाँ, प्लीज, प्लीज छोड़ दो मुझे। हाँ, एक लिख रहा है 2 घंटे पढ़ाना। आज 2 घंटे मैम। बहुत मारूंगी। हाँ, तो हम एक काम करेंगे, आज मैं और जल्दी छोड़ूंगी। कल कल मैंने बहुत पढ़ा लिया, कल मैंने 1.5 घंटे की क्लास ली थी, आज 1.5 घंटे की नहीं लूंगी। आज मैं थोड़ा कम, हाँ 9 बजे तक, अभी रुको मैं तुम्हें 10 बजे तक पढ़ाती हूँ। चलो, तो आज बेटा है अपना लेक्चर नंबर 2, और आज की क्लास में हम क्या देखेंगे उससे पहले हम जल्दी से देख लेते हैं। वैसे कल हमने कुछ ऐसा देखा नहीं था जिसको हम रिवाइज करें। आज मैं आपको एनसीईआरटी कवर करवा देती हूँ। अरे यार, मैं कुछ टर्म्स मुझे हिंदी में देखने पड़ेंगे, क्या बोलते हैं उनको। चलिए, तो आज की क्लास में हम ग्रीन बायोटेक पढ़ेंगे, कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, है ना? हाँ, रेडी भी होना होगा, बताओ। क्या ही बोलूं मैं तुमसे। चलो, तो ग्रीन बायोटेक की हम बात कर रहे हैं, और ग्रीन बायोटेक में कल मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था, आज हम थोड़ा और पढ़ा लेते हैं, थोड़ा बहुत, ठीक है? बीटी वीटी में आज नहीं पढ़ाऊंगी, वो शुरू शुरू वाला पढ़ा देती हूँ। एनसीईआरटी रीड कर देते हैं, जो एडिशनल टॉपिक ऐड हुआ है आपके उससे, बॉटनी वाला जो जूलॉजी में ऐड हुआ है, उसको हम कर लेते हैं आज, ठीक है? और फिर हम क्लास छोड़ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो एनसीईआरटी बोलती है कि हरित क्रांति के द्वारा, हमने कल इसके बारे में पढ़ लिया था, हरित क्रांति आई थी, नॉर्मन ई बोरलॉग को हम हरित क्रांति के जनक बोलते हैं। हमने ये भी देख लिया था कि आपके जो ये हैं अपने एमएस स्वामीनाथन, उनको हम भारतीय हरित क्रांति का जनक बोलते हैं। तो हरित क्रांति के बारे में हमने बात कर ली थी। हमने ये भी देखा था कि हरित क्रांति के चलते जो आपकी फूड सप्लाई थी वो 3 गुना तक बढ़ गई थी, और उसके रीजन क्या थे बेटा? उसके रीजन थे कि हमने अच्छी फसलों का इस्तेमाल किया, हमने अच्छे क्रॉप मैनेजमेंट किया, हमने अच्छी तरीके की वो सिंचाई विचाई वाली जो तकनीकें थी उनका इस्तेमाल किया, हमने कृषि रसायन का वहां पर भी इस्तेमाल किया था, ठीक है? तो ये सब कुछ कारण थे जिनकी वजह से आपकी जो उत्पादकता था, जो प्रोडक्टिविटी थी, वो 3 गुना बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी वो इतनी नहीं थी कि बढ़ती जनसंख्या की पूर्ति कर पाए, ठीक है? जाने दिया इस बार, हाँ प्रतिभा? चलो, तो एनसीईआरटी लिखती है कि हरित क्रांति के द्वारा खाद्य आपूर्ति में तिगुनी वृद्धि में सफलता तो मिली, ठीक है, 3 गुना वृद्धि हुई, लेकिन उसके बाद भी मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या का पेट भर पाना संभव नहीं था। और क्यों नहीं संभव था वो आप सबको पता है, जनन स्वास्थ्य हम पढ़ चुके थे कि किस तरीके से एकदम से जनसंख्या वृद्धि हुई थी। टेस्ट बेटा मैंने पेपर मंगवा लिया है, और इतना भी कोई खतरनाक नहीं था जितना तुमने बोला। हम एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर के उस पेपर को डिस्कस करेंगे, ओके अंकित? ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पादन में वृद्धि आंशिक रूप से
उन्नत किस्मों की फसलों के उपयोग, तो हमने अच्छी वैरायटी ऑफ क्रॉप का इस्तेमाल किया, जबकि इस वृद्धि में मुख्यतः उत्तम प्रबंधकीय व्यवस्था मतलब अच्छा मैनेजमेंट और कृषि रसायनों का प्रयोग एक कारण था। तो वो जो हरित क्रांति आई थी, उस हरित क्रांति के चलते बेटा जो 3 गुनी फसल उत्पादकता बढ़ी, उसका मेन कारण क्या था? अच्छी वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स का इस्तेमाल करना। ठीक है, अच्छी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के साथ साथ जो मैनेजमेंट था एग्रीकल्चर का, उसको सुधारना, और कहीं ना कहीं जो रसायन थे आपके पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, इन सब का यूज, इन सब की वजह से बेटा आपका क्रॉप प्रोडक्शन 3 गुना तो बढ़ा, लेकिन वो भी आपकी बढ़ती जनसंख्या के लिए काफी नहीं था। ठीक है, हाँ यस अर्जुन पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। हालांकि विकासशील देश जो है बेटा, उनके किसानों के लिए कृषि रसायन काफी महंगे पड़ते हैं, और ये हमने कल देखा था। जो रसायन आधारित कृषि थी, जो आपका एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर था, उसका बेटा क्या क्या था, उसमें रसायनों का इस्तेमाल हो रहा था। उसकी कमी क्या थी? पहली बात तो वो रसायन आपका सॉइल पोल्यूशन करवा रहा था, वो रसायन आपके लिए भी हानिकारक थे, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा कि वो रसायन कृषि जो किसान है जिनको उन केमिकल्स का यूज करना है, उनकी जेब के लिए बहुत महंगा पड़ रहा था। ठीक है ना, तो कृषि रसायन बहुत महंगे पड़ रहे थे, और परंपरागत प्रजनन के द्वारा जो निर्मित किस्मों से उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है, और जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं कृषि के, है ना, उसमें उसके चलते ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज करते हुए बहुत ज्यादा उत्पादकता संभव नहीं थी। ठीक है ना, तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कि विकासशील देश जैसे भारत था, ठीक है, अभी भी है, खैर हम अभी भी डेवलपिंग नेशन ही है, डेवलप्ड अभी नहीं है। तो डेवलपिंग नेशंस में सबसे पहले तो किसानों की सबसे बुरी हालत है बेटा। कृषि प्रधान देश हम अपने आप को कहते हैं, लेकिन हमारे किसानों की सबसे बुरी हालत है कि किसानों के पास पहले तो उन रसायनों को खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और अगर वो अपने ट्रेडिशनल मेथड पर जाएं, ट्रेडिशनल मेथड मतलब वो सेल्फ ब्रीडिंग वगैरह जो गांव में करवाते हैं, ठीक है, अगर वो करवाएं बेटा तो उससे उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है जितनी डिमांड है लोगों की। ठीक है ना, तो पर्याप्त और उन्नत किस्मों की फसल प्रदान करने वाले दक्ष तंत्र द्वारा भोजन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हमारी पारंपरिक प्रजनन तकनीकें जब असफल हुई, जब हमारी ट्रेडिशनल मेथड्स जो थे बेटा प्रोडक्शन के, जब वो असफल हो गए, असफल मतलब बढ़ती जनसंख्या डिमांड को वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तब जाकर के बेटा एक नई प्रौद्योगिकी, एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसे हम बोलते हैं ऊतक संवर्धन, यानी कि टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो एक नई जो टेक्निक आई, इसको हम बोलेंगे टिश्यू कल्चर। आप इसको टिश्यू प्रोपेगेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेरा लड़का बालकनी में खड़ा हो रहा है और वहां पे नीचे पार्क में डीजे वीजे चल रहा है। ठीक है, तो ये बेचारा बालकनी में खड़े होकर डांस कर रहा है इतनी देर से, कह रहा मम्मा नीचे चलो। चलो, यू वांट इट, bring a knife, I'll give apple to you. Go and bring knife, don't touch. चलिए, तो एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, नया टॉपिक ऐड हुआ है बायोटेक में। इससे पहले बेटा इसको बॉटनी में स्ट्रैटेजीज वाले चैप्टर में पढ़ा जाता था। अब स्ट्रैटेजीज चैप्टर आपके एनसीईआरटी से, आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन उसका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बायोटेक में ऐड कर दिया गया है। ठीक है ना, तो टिश्यू कल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। टिश्यू कल्चर में आगे हम देखेंगे कि ऊतक संवर्धन का मतलब क्या है। तो 1950 के दौरान वैज्ञानिकों ने ये जान लिया था कि एक पूर्ण पादप करतोतकी से पुनर्जनित किया जा सकता है। करतोतकी की हिंदी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो टोटीपोटेंसी है क्या? एक बार बताना यार मुझे, करतोतकी को हम क्या बोलते हैं यार? इसकी इंग्लिश पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेगी, बिकॉज न्यू एनसीईआरटी मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है। आई नीड टू डाउनलोड वन, है ना, एक मिनट। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन एनसीईआरटी पीडीएफ। हाँ जी, करतोतकी क्या होती है? एक्सप्लांट, एक्सप्लांट करतोतकी। आर यू श्योर? हाँ, तो एक्सप्लांट बेटा, चलो मुझे इंग्लिश पता हो तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। एक्सप्लांट बेटा किसी भी प्लांट का एक ऐसा पार्ट होता है जिससे आप
पूरा का पूरा प्लांट, अच्छा पूर्ण शक्तता इस टोटीपोटेंसी है ना, पूर्ण शक्तता जो होता है इसको बेटा हम टोटीपोटेंसी कहते हैं, ठीक है, पूर्ण शक्तता इज टोटीपोटेंसी। अभी ये बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। इसकी एनसीईआरटी और नहीं डाउनलोड हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। करतोतकी इज एक्सप्लांट, आर यू श्योर? तो करतोतकी मतलब एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या होता है? साइट कांट बी रीच्ड आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है भाई? एक मिनट रुक जाना, इसकी इंग्लिश पीडीएफ मंगवाऊं क्या मैं? एक मिनट रुक जाना यार, एक मिनट रुको, एक मिनट। डाउनलोड ही नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। टोटीपोटेंसी बता रही हूँ मैं बेटा। हेलो इरफान जी, आप जो अपना अभी चैप्टर चल रहा है ना हिंदी में, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन लक्ष्य बैच में, उसका मुझे इंग्लिश एनसीईआरटी का पीडीएफ भेज दीजिए प्लीज जल्दी से। हाँ प्लीज, आ रही है। टोटीपोटेंसी क्या होता है मैं आपको वो बता देती हूँ। टोटीपोटेंसी प्लांट्स के पास ऐसी, मतलब प्लांट्स में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, इवन हमारे अंदर भी होते हैं, ठीक है, जिन सेल्स से आप पूरा का पूरा प्लांट बना सकते हो, ठीक है ना। ऐसे सेल्स या ऐसा पार्ट जिनसे आप पूरा का पूरा प्लांट बना सकते हो बेटा, उसको हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। आ गया, फालतू ही मैं उससे निकाल रही थी, आ गया इतनी जल्दी। एक मिनट रुक जाओ, ये न्यू वाली एक बार वो भी चेक कर लूँ मैं। यस बिल्कुल सही है, एक्सप्लांट्स दिस कैपेसिटी, ठीक है। तो आपका, अब मैं इसको जरा डिटेल में समझाती हूँ, एक बार मुझे कंफर्म हो जाए फिर तो मैं कुछ भी समझा सकती हूँ। हाँ, सबसे पहली बात बेटा, एक्सप्लांट यानी कि करतोतकी क्या होता है ये आप लिखिएगा। आप एक हेडिंग डालिएगा, ऊतक संवर्धन, हेडिंग डालिएगा ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर होता क्या है पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। टिश्यू कल्चर मतलब हमने किसी भी प्लांट का, ठीक है, कोई भी आपका ये प्लांट है, ठीक है, इसका हमने एक भाग निकाल दिया, ठीक है, इस प्लांट का हमने एक भाग निकाला, सपोज हमने इसका ये वाला भाग निकाला, ठीक है, और इस भाग को जब हमने निकाला, इस भाग को बेटा हम बोल देंगे एक्सप्लांट, ठीक है, इस भाग को हम बोल देंगे क्या? इस भाग को हम बोल देंगे एक्सप्लांट या करतोतकी, करतोतकी, ठीक है। करतोतकी क्या है बेटा? करतोतकी पौधे का या आप बोल दो पादप का वह भाग जिसे आप पोषण या पोषक माध्यम में रखेंगे, जिसे पोषक माध्यम में व या पोषक व रोगाणु रहित माध्यम में रखने से पूर्ण पादप की वृद्धि करवाई जा सकती है, ग्रोथ करवाई जा सकती है, ठीक है। और प्लांट की
ये जो क्षमता है या पादपों में ये जो क्षमता है कि उसमें कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं, कुछ ऐसे भाग होते हैं जिनसे आप पूरा का पूरा प्लांट बना सकते हो, इस क्षमता को बेटा हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। हमारे अंदर बेटा आप किसी ऐसी कोशिका से कोई अंग बना सकते हो, आप पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते। जैसे याद करिए हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों ने स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ा था, याद आ रहा है? कुछ कुछ स्टेम सेल्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी, कुछ याद आ रहा है? हाँ, स्टेम सेल्स बेटा याद करो, बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड में मिलते हैं। स्टेम सेल प्रिजर्वेशन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐश्वर्या राय बीच में उसका ऐड करती थी, अब तो ऐड वैड कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें स्टेम सेल्स जो बच्चे की अम्बिलिकल क्या करते हैं, बच्चे के पैदा होने के बाद उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको काट के फेंक देते हैं, ठीक है। उसी अम्बिलिकल कॉर्ड में बेटा बहुत अच्छे सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं, यस, आईसीएम से जो बनते हैं। ये स्टेम सेल्स में बेटा ये क्षमता होती है कि आप एक सेल से कोई भी टिश्यू या ऑर्गन बना सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो आप ऑर्गन बना रहे हैं, इस ऑर्गन को आप प्रत्यारोपण में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको किडनी चाहिए, अब आपको अपनी किडनी आपकी खराब हो गई है, या तो अपने किसी सगे संबंधी से लो, नहीं तो फिर आप किसी अजनबी से लो। उससे बेटर है कि अगर आपके पास स्टेम सेल्स रखे हैं तो आप स्टेम सेल्स से किडनी बनवा सकते हैं, और वो किडनी बेटा आप यूज कर सकते हैं अपने लिए, अपने घर में किसी के लिए, ठीक है ना। तो स्टेम सेल प्रिजर्वेशन, अब वहां पर बेटा जो स्टेम सेल्स हैं, इन स्टेम सेल से आप एक ऑर्गन बना रहे हो। क्या बना रहे हो? इन स्टेम सेल से टिकट आप एक ऑर्गन बना रहे हो, केवल ऑर्गन, आप पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते हमारे जो स्टेम सेल्स हैं एनिमल्स के उससे। तो ये जो बेटा कैपेबिलिटी है, जो स्टेम सेल्स की जो क्षमता है जिससे आप एक कोशिका से एक अंग बना सकते हैं बेटा, इस क्षमता को बेटा हम बोलते हैं प्लूरीपोटेंसी, ठीक है। एनिमल्स के केस में इसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरीपोटेंसी। जबकि अगर हम प्लांट्स के केस में बात करें तो प्लांट्स के केस में आप पूरा का पूरा उस सेल से या एक पर्टिकुलर पार्ट से आप पूरा का पूरा प्लांट बना सकते हैं, पूरा प्लांट बना सकते हैं। इसको बेटा हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। तो टोटीपोटेंसी बेटा प्लांट्स में देखने को मिलती है, जिसमें आप किसी भी एक पार्ट से पूरा प्लांट बना सकते हैं, और उस एक पार्ट को हम एक्सप्लांट या करतोतकी बोलते हैं। एनिमल्स के केस में अगर हम बात करें तो हम एक स्टेम सेल से कोई भी ऑर्गन बना सकते हैं, और ये जो ऑर्गन बना सकते हैं इस कैपेसिटी को बेटा हम प्लूरीपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरीपोटेंसी, एनिमल्स के केस में, ठीक है ना। इयररिंग्स कहाँ गए सोनम? चुप रहो यार तुम लोग, ठीक है ना। तो यही एनसीईआरटी कह रही है कि करतोतकी से पुनर्जनित किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने ये जान लिया था, जिसमें पादप का कोई भाग ले लीजिए, ठीक है, आप प्लांट का कोई भी पार्ट ले लो, उसे विशिष्ट पोषक माध्यम में अगर रखें, रोगाणु रहित स्थिति में अगर आप रखेंगे और उसको आप उगाएं, तो किसी कोशिका या किसी भी भाग से बेटा पूरा का पूरा आपका प्लांट बन जाता है। और इसी क्षमता को बेटा हम क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी या पूर्ण शक्तता। पूर्ण मतलब पूरा, शक्तता बनाने की क्षमता, ठीक है ना। तो आप इसी के आगे लिख सकते हैं पूर्ण शक्तता क्या होती है। तो पूर्ण शक्तता क्या है बेटा? ऐसे लिखो आप, करतोतकी की यह क्षमता कि वह पूरा पादप बना सकती है, ठीक है। तो ये जो एक्स प्लांट की ये क्षमता होती है जिससे वो पूरा का पूरा प्लांट बना सकती है, इस क्षमता को बेटा हम क्या बोलते हैं? पूर्ण शक्तता या टोटीपोटेंसी। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस, ये समझ में आया कि नहीं आया? चल आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है उच्च वर्ग के प्राणियों में आप इस प्रकार के इसे किस प्रकार से निष्पादित करेंगे, इसके बारे में जब आप बड़ी कक्षा में जाएंगे तो वहां पे आपको ज्ञान प्राप्त होगा। उच्च वर्ग के, यहाँ पर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, प्राणियों की बात हो रही है ना। तो एनिमल्स में बेटा पूर्ण शक्तता नहीं होती, मैंने पहले आपको बता दिया। एनिमल्स में प्लूरीपोटेंसी होती है, ठीक है। पूर्ण शक्तता इज टोटीपोटेंसी, इसको हम बोलते हैं क्या? टोटीपोटेंसी। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला पॉइंट, यू वांट मोर? 1 मिनट बेटा, है ना, 1 मिनट। Mama will give you more.
यस। अगला एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी कहती है कि इसके बारे में, ठीक है, आगे इस बात पर यहां बल देने की आवश्यकता है कि पोषक माध्यम कार्बन स्रोत जैसे कि सुक्रोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन्स, अमीनो अम्ल, वृद्धि नियंत्रक यानी कि ग्रोथ कंट्रोलर्स, जैसे कि ये हॉर्मोन्स हो गए, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला था बेटा कि हम जो भी आपका एक्सप्लांट है, इस एक्सप्लांट को, करतोतकी को कहाँ रख रहे हैं? पोषक माध्यम में, ठीक है। कहाँ रख रहे हैं हम इसको? पोषक माध्यम प्लस रोगाणु रहित या रोग रहित, कि कोई भी इनको रोग ना लग जाए, ठीक है। हम इस तरीके के माध्यम में रख रहे हैं। कहाँ पर? किसी भी कल्चर प्लेट में। आप टेस्ट ट्यूब बोल दो, नहीं समझ में आया सचिन, अभी बता रही हूँ बेटा। आप टेस्ट ट्यूब में रख लो, आप कल्चर प्लेट में रख लो। आपने क्या किया? आपने प्लांट के उस भाग को निकाला, ठीक है। इस भाग को बेटा आपने एक कल्चर प्लेट में रख दिया। किस में रख दिया आपने? इसको एक कल्चर प्लेट में रख दिया। और इस कल्चर प्लेट में बेटा आपने एक पोषक माध्यम भर दिया। क्या भर दिया बेटा आपने इसके अंदर? ये पोषक माध्यम। अब इस पोषक माध्यम में क्या है बेटा? हाँ, ये आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा 11th में। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, बिल्कुल लिखना है बेटा। पोषक माध्यम में क्या क्या होता है बेटा, ये आप देख लीजिएगा। तो पोषक माध्यम में होता है आपका, सबसे पहले यहाँ पर जरूरी है आपके सुक्रोज, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है आपका? सुक्रोज। यहाँ हो गया आपका सुक्रोज नामक कार्बोहाइड्रेट। इसमें होते हैं कई सारे विटामिन जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। इसमें होते हैं बेटा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स यानी कि अकार्बनिक लवण, जो कि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए जरूरी है। वासु डोंट टेक, आई विल गिव यू, ठीक है। इसमें होते हैं आपके इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ठीक है। इसमें होते हैं आपके अमीनो एसिड्स, और बेटा इसमें होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। आप इनको वृद्धि कारक बोल सकते हैं, वृद्धि नियंत्रक बोल सकते हैं, ठीक है। और वृद्धि नियंत्रक में आ गए आपके हॉर्मोन्स, जैसे कि आप इनको ग्रोथ कंट्रोलर्स बोल सकते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स, जैसे कि आपका ऑक्सिन हार्मोन हो गया, जिबरलिन हो गया, साइटोकाइनेंस हो गए, ठीक है। ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स, साइटोकाइनेंस, ये सारे आपके प्लांट हार्मोन्स हो गए, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए, फिर आगे बताते हैं। यस, धीरे धीरे। मनीष, तेज तो कुछ भी नहीं पढ़ा रही हूँ बेटा, मैंने पहले ही बोल दिया, मैंने पढ़ाना ही नहीं है आगे। ठीक है, मैं इसको वापस से रिपीट कर रही हूं। तो एक्सप्लांट क्या होता है बेटा? एक्सप्लांट किसी भी प्लांट का ऐसा भाग जिसको अगर आप टेस्ट ट्यूब में या कल्चर प्लेट में पोषक माध्यम में, अब प्लांट को ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए ना, तो हमने उसको ऐसे मीडियम में रखा जहां पर उसको खूब सारा नरिशमेंट मिल रहा है, और हमने उसको ऐसे मीडियम में रखा जहां पर किसी भी तरीके का माइक्रो इन्फेक्शन नहीं है या माइक्रोबियल इन्फेक्शन नहीं है, किसी भी तरीके का वहां पे रोगाणु नहीं है। ऐसे माध्यम में बेटा अगर हम रखेंगे तो ये प्लांट की पूरी, मतलब इस एक पार्ट से पूरा पूरा प्लांट बन सकता है। इस क्षमता को बेटा हम क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी, ठीक है। और जिस भाग से बेटा वो पूरा बनेगा उस भाग को हम करतोतकी यानी कि एक्सप्लांट कहते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो अभी आपको बताया उसको मैंने आपको डायग्राम से बता दिया कि हमने एक कल्चर प्लेट लिया या टेस्ट ट्यूब लिया जिसके अंदर मैंने इस एक्सप्लांट को डाला। इस एक्सप्लांट को मैंने जिस टेस्ट ट्यूब में डाला वहां पर मैंने पूरा पोषक माध्यम रखा, किसी भी तरीके के रोगाणु को मैंने वहां पर नहीं आने दिया। पोषक माध्यम में क्या क्या था? मैंने कार्बोहाइड्रेट रखा, सुक्रोज, मैंने अमीनो एसिड्स रखे, मैंने ग्रोथ रेगुलेटर्स रखे जो हार्मोन्स जरूरी हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, मैंने जो इंपॉर्टेंट विटामिन हैं वो रखे। ये सब बेटा रखने पर मुझे क्या मिला? मुझे मिला इस एक्स प्लांट ने अपने जैसे यहां पर बहुत सारे
अपने जैसे बहुत सारे ऐसे भाग बना दिए, ठीक है। और इस तकनीक को बेटा हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन, प्रोपगेशन संवर्धन होगा, माइक्रो सूक्ष्म प्रवर्धन, ठीक है। इस तकनीक को हम क्या बोलेंगे, सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है। हमने माइक्रो लेवल पे ये सब किया, इसको हमने बोल दिया माइक्रो प्रोपगेशन। और यहाँ पर बेटा ये जितने भी पार्ट बनेंगे इन सभी को, जो एक दूसरे के सब कॉपी बनेंगे ना, यहाँ पर ये जितने बनेंगे सब एक दूसरे के कॉपी होंगे। जैसा ये है बिल्कुल वैसा ही आपका ये होगा, सेम ये होगा, ये भी सेम, ठीक है, ये भी। तो ये सारे के सारे एक दूसरे के बिल्कुल क्लोन्स होंगे, ठीक है। ये सारे के सारे एक दूसरे के क्लोन्स होंगे और इनको बेटा हम सोमा क्लोन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनको हम सोमा क्लोन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोमा क्लोन्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सोमा क्लोन ही बोलते हैं, ठीक है। इनको हम सोमा क्लोन के नाम से जानते हैं। अच्छा, क्लोन्स आप सबको पता है, क्लोन्स मतलब एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे ये सारे सोमैटिक सेल से क्लोन बन रहे हैं, सोमैटिक सेल से, क्योंकि एक्सप्लांट प्लांट का सीड नहीं है, एक्सप्लांट प्लांट का कोई भी भाग है। जनरली हम यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अपाइकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जनरली हम यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेते हैं। तो उससे बेटा जो एग्जैक्ट कॉपीज बन रही हैं इनको हम सोमा क्लोन्स बोलते हैं। क्योंकि हम इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसको हम माइक्रो प्रोपगेशन, माइक्रो मतलब बहुत ही छोटे लेवल पे, प्रोपगेशन मतलब उसको बढ़ावा दे रहे हैं। कॉलोनीज क्या है मैम, बेटा कॉलोनीज नहीं है, यहाँ पे क्लोन्स हैं। क्लोन्स का मतलब होता है एक समान, है ना, पूर्णतः एक समान, बिल्कुल एक जैसे जो होते हैं बेटा उनको हम क्लोन्स बोलते हैं। समझे, समझे, सिंपल है। करतोतकी क्या होती है वो मैंने आपको बताया। करतोतकी से जो पूरा पादप बनाने की क्षमता है उसको हम टोटिपोटेंसी कहते हैं, पूर्ण शक्तता कहते हैं। करतोतकी को हम जिस तरीके के माध्यम में रखते हैं बेटा, उस माध्यम में हम पोषक पदार्थ देते हैं। सारे क्या क्या पोषक पदार्थ देते हैं वो मैंने आपको बताया। और उन पोषक पदार्थों को देने से जो वो अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, अपने जैसे जो और वो एक्सप्लांट्स बनाते हैं, इनको बेटा हम सोमा क्लोन्स कहते हैं। और इस तकनीक को बेटा हम सूक्ष्म प्रवर्धन यानी कि माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? यस, समझ में आया, बूझ गए? हाँ रोहित, नाइस। डन। मैम ये सर्कल वाला बता दो। चलो सर्कल छोड़ो, हम इसको टेस्ट ट्यूब में बना देते हैं, एक ही बात है। सर्कल नहीं समझ में आ रहा, लो टेस्ट ट्यूब में ले लो। ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर बेटा हमने एक्सप्लांट डाल दिया, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, हमने इसके अंदर एक्सप्लांट डाल दिया। किसमें? परख नली में, टेस्ट ट्यूब में। ये आपका टेस्ट ट्यूब हो गया जिसके अंदर हमने एक्सप्लांट डाल दिया। साथ ही साथ बेटा हमने यहाँ पर वो मीडियम दे दिया जिसके अंदर ये सारे के सारे पदार्थ हैं, पोषक पदार्थ, ठीक है। यहाँ पर हमने पोषक माध्यम दे दिया इसको, ठीक है। और हमने ये देखा कि पोषक माध्यम में इस एक्स प्लांट से कई सारी इसके कॉपीज बन गए, ठीक है। क्योंकि ये सारे इस एक्सप्लांट के कॉपीज हैं, सोमैटिक सेल के कॉपीज हैं, तो इन सबको बेटा हमने सोमा क्लोन्स बोल दिया, ठीक है। और इस पूरी टेक्निक को बेटा हमने माइक्रो प्रोपगेशन बोल दिया। क्या बोल दिया? इस टेक्निक को हमने सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपगेशन बोल दिया। अब समझ में आया? बस यहाँ पर जो मैंने बॉक्स में बनाया है, यहाँ पर मैंने वो टेस्ट ट्यूब में, मतलब यहाँ पर जो मैंने कल्चर प्लेट में बताया, यहाँ मैंने वो आपको टेस्ट ट्यूब में बता दिया। एक ही बात है, क्लियर हो गया? चलिए आगे एनसीईआरटी क्या बोलती है, लिख लेते हैं जरा इसी को। तो एनसीईआरटी कहती है कि इन विधियों के प्रयोग द्वारा अत्यंत ही अल्प विधि में
हजारों पादपों का प्रवर्धन संभव हो सका। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने लैब के अंदर एक ही सोमा क्लोन से कई सारे, मतलब सॉरी, एक ही एक्सप्लांट के कई सारे क्लोन्स बना दिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कम समय में खूब सारी कॉपीज बना ली। सपोज हमने एक एक्सप्लांट की 1000 कॉपीज बना ली। ठीक है, तो इसको हमने सूक्ष्म, अच्छा आगे लिख लेते, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद। ऊतक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि को हम सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। और इसमें प्रत्येक पादप जेनेटिकली बिल्कुल सेम होता है और इसको बेटा हम सोमा क्लोन कहते हैं। एनसीईआरटी में नहीं है रागिनी बेटा, ये एनसीईआरटी से ही पढ़ा रही हूँ। पुरानी एनसीईआरटी होगी तो नहीं होगा जो मेरे पास है, नई एनसीईआरटी नहीं है तो मैं उसका आज आप लोगों को टेलीग्राम पे वो भेज दूंगी, क्या लिंक। ठीक है, चलो तो अब ये आप चीजें लिख लो यहीं पर। सबसे पहले सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है बेटा, सबसे पहले आप ये लिखिएगा सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है। यहाँ पर हम एग्जैक्ट एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, माइक्रो प्रोपगेशन, इसको डिटेल में आपके बॉटनी वाले टीचर्स पढ़ाते थे पहले अलग चैप्टर में, अब वो चैप्टर हटा दिया गया है और इस टॉपिक को जूलॉजी में ऐड कर दिया गया है और इतने से ही क्वेश्चन आता है। तो माइक्रो प्रोपगेशन होता क्या है बेटा, बिल्कुल एग्जैक्टली एनसीईआरटी से लिखो। यहाँ पर आप लिखेंगे ऊतक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर द्वारा आपका एक ही करतोतकी है ना, करतोतकी से हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ऊतक संवर्धन किया। ऊतक संवर्धन क्या था, हमने जिसमें एक्सप्लांट का यूज किया, पोषण माध्यम में उसको रखा। ठीक है, ये आपका ऊतक संवर्धन हो गया। तो ऊतक संवर्धन का इस्तेमाल करके हमने जो हजारों कॉपीज बना ली, इस टेक्निक को हमने बोला बेटा सूक्ष्म प्रवर्धन। ठीक है, और आप यहीं पर लिखिएगा सूक्ष्म प्रवर्धन में या सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा बनने वाले हजारों पादप आनुवांशिक रूप से यानी कि जेनेटिकली आनुवांशिक रूप से मूल पादप के, मतलब जो मेन जो बेसिक प्लांट है, मतलब आपका आप इसको एक्सप्लांट बोल सकते हो। ठीक है, एक्सप्लांट वाला जो प्लांट है जिससे आपने एक्सप्लांट निकाला है, मूल पादप से पूर्णतः समान होंगे, पूर्णतः समान होते हैं। इन्हें सोमा क्लोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इनको, हम सोमा क्लोन्स कहते हैं। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब सूक्ष्म प्रवर्धन के फायदे क्या क्या हैं। ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, लिखा है कहीं नहीं लिखा है, चलो हेडिंग डाल लेना बेटा, सूक्ष्म प्रवर्धन के फायदे, माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक के क्या क्या फायदे हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन के फायदे, क्या फायदे हैं भाई इसके। तो सबसे पहला फायदा तो बेटा इसका ये है कि कम समय में अत्यधिक पौधे उत्पन्न होना। ठीक है, सबसे पहला फायदा इसमें यह है कि कम समय में आपने लैब के अंदर खूब सारे पौधे बना दिए और एज इट इज आपने वो पौधे ले जाकर के कहाँ ले जाकर के आपने अपने खेतों में लगवा दिए।
ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला ये है कि कम, अब देखो अगर आप बीज डालते हो खेतों में, फिर बीज से पौधा आएगा तो उसमें समय लगेगा। लेकिन अगर आप बना बनाया छोटा छोटा पौधा ला करके अपने उसमें लगा रहे हो, खेतों में लगा रहे हो, तो उसकी बढ़ने की संभावना ज्यादा है। दूसरी चीज, जो बेटा बीज ला रहे हो, सपोज आपने अपने खेतों में 1000 बीज छिड़के या 1000 बीज बोए, अब 1000 के 1000 पौधे बनेंगे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा जो सोमा क्लोन्स लेकर के आ रहे हो और आपने 500 सोमा क्लोन्स अपने खेत में लगाए, तो 500 से 500 पौधे बनेंगे, ये गारंटीड है। समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? ठीक है ना। तो दूसरा बेटा इसका फायदा क्या है कि इसमें सामान्य बीज से पौधे बनने से अधिक संभावना है पौधों के उगने की या पौधों की वृद्धि की, आप बोल सकते हो। उग तो जाएंगे ही, वृद्धि होगी। उगा तो हमने उनको की वृद्धि होने की, ठीक है। आपके नॉर्मल बीज से कितने पौधे बनेंगे हमें नहीं पता, कैसे बनेंगे हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर बेटा आपने जितने सोमा क्लोन्स अपने खेतों में गाड़े हैं, हर एक सोमा क्लोन पूरा पूरा पौधा वृद्धि करेगा, इसकी संभावना ज्यादा है। दूसरा बेटा, यहाँ पर आपको प्लांट की क्वालिटी 100% पता है, क्योंकि आपने एक अच्छे प्लांट से एक्सप्लांट निकाला था और आपने उसी की कॉपीज बनाई हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि इस पर जो भी फल लगेगा वो उसी क्वालिटी का होगा जो जिसका आपने एक्सप्लांट निकाल करके कॉपीज बनाई है। नॉर्मल अगर आप बीज से पौधा बनाते हो तो उस बीज में कौन से लक्षण हैं नहीं है अपने को नहीं पता, ठीक है ना। तो यहां पर बेटा सामान्य पौधों की तुलना में जो सामान्य पौधे बनेंगे बेटा की तुलना में इनकी क्या बोलेंगे, गुणवत्ता यानी क्वालिटी बेहतर होगी व इनकी विशेषताएं, जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी हमें पहले से पता है, ठीक है। इनकी विशेषताएं भी पूर्णतः हमें पता है, यानी कि पूर्णतः ज्ञात है, ठीक है। नॉर्मल बीज से कैसा पौधा आएगा, उसके फल कैसे आएंगे, साइज कैसा होगा, मीठे होंगे नहीं होंगे, अपने को नहीं पता। लेकिन यहाँ पर बेटा जो भी फल आएगा उस पौधे में, उसकी क्या क्वालिटी होने वाली है हमें पता है, क्योंकि जिस एक्सप्लांट की वो कॉपी है उस एक्सप्लांट को हमने कौन से पौधे से निकाला है, हमें उसकी विशेषता पता है। समझे या नहीं? समझे या नहीं? यस, क्लियर है या नहीं? मैम सेकंड पॉइंट बोलने में जम नहीं रहा। अच्छा दिव्यांशु, इसमें सामान्य बीज से पौधा बनने से अधिक संभावना है पौधे की वृद्धि होने की, ठीक तो है यार, समझ में आ गया ना? है, आओ शब्द नहीं, दिव्यांशु और अच्छे शब्द मिले तो बता देंगे। अधिकांशतः महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ पादप जैसे कि टमाटर, केला, सेब, इन सबको बेटा बड़े पैमाने पर इसी सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा बनाया गया है। किसी ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला में आप अपने अध्यापक के साथ जाएं, ये ले जा सकते हैं, आपके स्कूल वालों को ये सब करवाना चाहिए, विजिट्स करवाने चाहिए, ठीक है ना। उदाहरण के लिए टमाटर, केला, सेब आज की डेट में काफी बनाए गए हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके टमाटर, आलू, सेब, केले, कई सारे मतलब आदि कई सारे बेटा आज की डेट में सब्जियां और जो फल हैं वो इसी से बनाए जा रहे हैं। इस विधि का अन्य महत्वपूर्ण उपयोग क्या है बेटा कि रोग ग्रसित पादपों से स्वस्थ पादपों में पुनर्लाभ है। यदि पादप विषाणु से संक्रमित है तब भी उसके विभज्योतक, आई गेस ये मेरिस्टेमेटिक की बात हो रही है ना। वासु वहां पे लिजर्ड थी ना, स्टे अवे फ्रॉम देयर। विभज्योतक मतलब मेरिस्टम, ठीक है। और मेरिस्टम में भी शीर्ष यानी कि अपाइकल मेरिस्टम और
लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, विषाणु से अप्रभावित रहता है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया भी था कि जनरली बेटा हम यहाँ पे जो एक्सप्लांट निकालते हैं वो हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू निकालते हैं। मेरिस्टेमेटिक में भी 3 तरीके के होते हैं आपके, अपाइकल, लेटरल और इंटरकैलरी। तो यहाँ पर हम ज्यादातर अपाइकल और लेटरल मेरिस्टेम निकालते हैं। रीजन, जो अपाइकल और लेटरल मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम क्या होता है, जैसे सपोज ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये सपोज कोई प्लांट है, यहाँ से इसकी शाखा निकली है, फिर यहाँ से कोई और शाखा निकली है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे वृद्धि कर रहा है, तो इसके शीर्ष पर बेटा जो होगा इसको हम अपाइकल मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है। शीर्ष पर जो है इसको हम अपाइकल यानी कि शीर्ष विभज्योतक बोलते हैं, शीर्ष विभज्योतक, ठीक है, जो साइड में है बेटा, ठीक है, इसको हम लेटरल मेरिस्टेम बोल देंगे, इसको हम लेटरल मेरिस्टेम बोल देंगे यानी कि कक्षीय विभज्योतक बोल देंगे, ठीक है। और 2 के बीच में बेटा जो होता है, ये आपका 2 शाखाओं के बीच में जो होता है इसको हम इंटरकैलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। ऐसा ही होता है, 11th में सब पढ़ा है तुम लोगों ने, मुझे पता है, ठीक है। तो इन दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जनरली किसी भी प्लांट में ऐसा देखने को मिलता है कि वो आपका अपेक्स और लेटरल मेरिस्टेम वाला जो पार्ट होता है वो जनरली संक्रमण से बचा हुआ रहता है, ठीक है ना। आपका जो अपेक्स है प्लांट का और जो लेटरल पार्ट है, यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है बेटा वो जनरली संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन से बचा हुआ रहता है क्योंकि वहां पर लगातार वृद्धि हो रही होती है ना। मेरिस्टेमेटिक सेल्स तो भाई होते हैं वो जो लगातार डिवाइड करते हैं, जब वो डिवाइड करना बंद कर देते तो वो परमानेंट बन जाते हैं, पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेटा जो लगातार डिवाइड कर रहा है उसमें आपके अपाइकल और लेटरल मेरिस्टेम में संक्रमण की संभावना सबसे कम होती है, ठीक है ना। इसीलिए बेटा अतः मेरिस्टेम को अलग कर उसे ही इन विट्रो में उगाया जाता है ताकि विषाणु मुक्त पादप तैयार हो सके। तो हम यहाँ पर जो सूक्ष्म संवर्धन कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो एक्सप्लांट ले रहे हैं, कोशिश होती है बेटा कि ये एक्सप्लांट क्या हो, ये एक्सप्लांट अधिकांशतः या अधिकतर आपका विभज्योतक होता है। विभज्योतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, विभज्योतक, ऊतक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इसमें भी बेटा आपका या तो ये अपाइकल मेरिस्टेम होगा या ये आपका लेटरल को क्या बोला था, कक्षीय है ना, लेटरल मेरिस्टेम होगा। लेटरल ही होता है ना, इंटरकैलरी तो नहीं बोलते हैं, हिंदी देख लूं एक बार, इसकी इंग्लिश चेक कर लेती हूँ। व्हाट यू डिड वासु, कहाँ लिखा है यार, अपाइकल एंड एक्सिलरी, एक्सिलरी कक्षीय जो एक्सियल भाग में होता है, कक्षीय की हिंदी होती है, इंग्लिश होती है एक्सिलरी, है ना, इसीलिए चेक करना जरूरी है, एक्सिलरी, ठीक है। कक्षीय को हम एक्सिलरी बोलते हैं भाई साहब, यहाँ पर भी सही कर दूं मैं, कक्षीय इज एक्सिलरी, एक्सिलरी, यस बेटा, लेट मी चेक, नो, डन यहाँ तक। एक बार इसको करेक्ट कर लेना प्लीज, रिटर्न है, एक मिनट, बस सुंदर हो, एक बार ही लिख लेना बेटा बस। बस आगे बढ़े, चलो आगे क्या बोलती है एनसीईआरटी, गो फ्रॉम हियर। आगे क्या बोलती है एनसीईआरटी, आगे एनसीईआरटी बोलती है वैज्ञानिकों को केला, गन्ना, आलू आदि प्रोपगेटेड मेरिस्टेमेटिक तैयार करने में काफी सफलता मिली है। तो आज की डेट में हमने ऐसी कई सारी फल और सब्जियां इसी माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक से बना लिया गया है, ठीक है। जाओ वरना लेट हो जाओगे, अब क्या बोलूं मैं तुम लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने पादप से एकल कोशिकाएं अलग की हैं
तथा उनकी कोशिका भित्ति का पाचन हो जाने से प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरा नग्न प्रोटोप्लास्ट पृथक किया जा सका है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया बेटा, पादप कोशिकाएं निकाली। ठीक है, आपका प्लांट सेल निकाला। और आप सबको पता है कि प्लांट सेल में ये सेल वॉल होता है। ठीक है, ये क्या होती है बेटा, इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, आप सबको पता है, सेलुलोज की, पेक्टिन की। ठीक है, तो पादपों की एकल कोशिकाएं अलग की हैं और उनकी कोशिका भित्ति का पाचन हो जाने से, अब कोशिका भित्ति को पचाने के लिए क्या यूज किया जाएगा, आप बता दो बेटा। कोशिका भित्ति का अगर आपको पाचन कराना है तो इसके लिए हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, सेल्यूलोज की, वासु गिर जाओगे, सेल्यूलोज की बनी है तो सेल्यूलेज का इस्तेमाल करेंगे, लाइसिंग एंजाइम है। ठीक है, सेल्यूलेज क्या करेगा बेटा, इसकी कोशिका भित्ति का पाचन कर देगा। ठीक है, हो जाने से प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरा नग्न प्रोटोप्लास्ट, तो जैसे ही इसकी कोशिका भित्ति डाइजेस्ट हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा ये प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा बेटा, ये प्रोटोप्लास्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, प्रोटोप्लास्ट मिल जाएगा। अब आगे क्या किया इन लोगों ने, इन्होंने प्रत्येक किस्म में वांछनीय लक्षण विद्यमान होते हैं। अब अलग अलग वैरायटी है अगर प्लांट्स की, तो उनमें अलग अलग उनके लक्षण होंगे। पादपों की दो अलग अलग किस्मों को अलग किया गया, प्रोटोप्लास्ट युग्मित होकर के संकर प्रोटोप्लास्ट उत्पन्न किए गए। ठीक है, जिससे कि नया पादप बना। तो इन्होंने एक वैरायटी बनाई पोटैटो, पोटैटो यानी कि आपका आलू, पोटैटो इज आलू, और इसको इन्होंने टमाटर, टोमेटो के साथ मिलाया, टमाटर। ठीक है, इन दोनों की कोशिकाएं ली, आपके पोटैटो की कोशिका ली। ठीक है, इधर आपके टोमेटो की कोशिका ली। ठीक है, इन दोनों की कोशिका भित्ति को डाइजेस्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या छोड़ दिया इन पर, सेल्यूलेज। सेल्यूलेज ने क्या किया बेटा, इन दोनों की कोशिका भित्ति को पचा दिया। ठीक है, चाहे आपका पोटैटो हो चाहे आपका टोमेटो हो, कोशिका भित्ति का पाचन कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा है, दोनों के प्रोटोप्लास्ट बचे हैं। हाँ, टोमेटो बना दिया, बिल्कुल सही। तो हमारे पास क्या बचा बेटा, यहाँ पर भी हमारे पास इसका प्रोटोप्लास्ट, टमाटर का प्रोटोप्लास्ट, ये दोनों हमें मिला। ठीक है, और इन दोनों का जब हमने संकरण कराया तो हमें ये मिला, और इन दोनों के संकरण से जो बना इसको हमने बोला बेटा पोमैटो। क्या बोला इसको हमने, पोमैटो। ठीक है, ये बना आपके टमाटर और क्या बोलेंगे, आलू के संकरण से। मैम ये नोट करना है, लक्ष्मण बिल्कुल नोट करना है। ठीक है ना, तो पोटैटो, वासु इसको पैक करो इमीडिएटली। पोटैटो और आपका टोमेटो, इन दोनों के संकरण से बेटा जो नई वैरायटी बनाई गई उसको हमने बोला पोमैटो। ठीक है ना, ऐसे ही और भी प्लांट्स के साथ किया है, ये सिर्फ पोटैटो टोमेटो एक एग्जाम्पल है, और भी ऐसे कई सारे प्लांट्स के साथ किया है। जैसे कि इन लोगों ने आपका इधर ब्रिंजल और टोमेटो को भी मिलाया, ब्रिंजल और टोमेटो। ब्रिंजल से जानते हो, ब्रिंजल इज बैंगन। ठीक है ना, बैंगन और टमाटर को मिलाया और उन दोनों को मिला करके बनाया बोमैटो। ठीक है, जैसे एक तरफ इन्होंने ले लिया ब्रिंजल, ठीक है, दूसरी तरफ इन्होंने ले लिया टोमेटो, टमाटर, और इन दोनों को मिला करके इन्होंने बनाया बोमैटो। ठीक है, तो ऐसी नई नई वैरायटी में चांटा देना है। अभी फिर से ना आओगे, अभी तुम जाना है कि नहीं जाना है, पैक देम ऑल इमीडिएटली एंड क्लीन योरसेल्फ। ठीक है ना, तो ये समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं कायिक संकर। अब कायिक संकरण की हिंदी, कायिक इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हिंदी आई मीन इंग्लिश। एनसीईआरटी खोलो, रुक जाओ, अरे गरबा अब जा रहे हैं, पढ़ाने लग जाओ तो यही तो हमारी दिक्कत है यार, पढ़ाने लग जाओ फिर छोड़ा नहीं जाता बीच में टॉपिक। हाँ, सोमैटिक हाइब्रिड्स बोला इनको। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेटा हमने क्या किया,
दोनों के प्रोटोप्लास्ट को हमने संकरण कराया और दोनों में वांछित लक्षण आपको दिख ही रहे थे। दोनों के वांछित लक्षणों को बेटा हमने अलग अलग किस्मों से इनका संकरण कराया। तो बेटा उससे आगे चल करके एक कायिक संकर बना, सोमैटिक हाइब्रिड बने, और इस प्रक्रिया को हम कायिक संकरण कहते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये एक दूसरे के सोमैटिक हाइब्रिड्स हैं। हाइब्रिड मतलब इन दोनों को हमने संकरण करा दिया, कायिक संकर। ठीक है, और सोमैटिक इसलिए क्योंकि ये जेनेटिक सेल्स नहीं है, तो इसको हमने बोला कायिक संकर। और इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं कायिक संकरण या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया कि नहीं? मटाटो क्या है तो मुझे नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। ऐसी स्थिति की कल्पना करो जब टमाटर का प्रोटोप्लास्ट आलू के प्रोटोप्लास्ट से युग्मित होता है, तो वृद्धि करने के बाद इसके नए, और इसको टमाटर और आलू के अभिलक्षण से संयुक्त होता है, जो भी मैंने आपको बताया। इस प्रक्रम के परिणाम स्वरूप पोमैटो का निर्माण हुआ, जो मैंने अभी आपको डायग्राम से बताया। परंतु दुर्भाग्यवश इस पादप में व्यावसायिक उपयोग के लिए वांछित समुचित लक्षणों का अभाव था। अब आलू और टमाटर को मिला के तुम्हें क्या ही लक्षण मिल जाएंगे? लाल आलू बना दोगे, क्या करोगे? मैं तो समझ नहीं आया। तो जो भी था, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा नया संकर बन नहीं पाया। क्या ऐसा कोई वैकल्पिक रास्ता था जिसमें आनुवंशिक जानकारी का उपयोग करते हुए किसान अपने खेतों में सर्वाधिक उत्पादन ले सकेंगे? ऐसा कोई तरीका जिसके द्वारा खादों और रसायनों का न्यूनतम उपयोग करके, तो ऐसा कोई तरीका जिसमें खादों का, रसायनों का मिनिमम यूज करके पर्यावरण पर उसके हानिकारक प्रभाव ना पड़े, उनको हम घटा सकें। ठीक है, और इन सबका बेटा हमारे पास एक ही सोल्यूशन था, और वो सोल्यूशन है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, जीएमओस, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है ना? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक, जंतु जिनके जीन्स बेटा हमने परिवर्तित कर दिए हैं, इनको बेटा हम आनुवांशिकता निर्मित जीव या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जीएमओस का फुल फॉर्म आपके नीट में पूछा गया है। जीएमओस क्या होते हैं आपके? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, अब ये चाहे आपके प्लांट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बोल देते हैं। ठीक है, ये आपके एनिमल्स हो सकते हैं। ठीक है, इनको हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जिनके जीन्स बदले जा चुके हैं। ठीक है, इनको हम ट्रांसजेनिक या पारजीनी जंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारजीनी जंतु बोलते हैं। ये आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवाणु हो सकते हैं, या आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड कवक भी हो सकते हैं। हम किसी भी जीव को आज की डेट में जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। जोमेटो ऐसा ही कुछ बना है, हाँ, कोमल बोल सकते हो। जीएमओस का व्यवहार जो होता है वो स्थानांतरित जीन की प्रकृति, परपोषी पौधे, जंतु या जीवाणुओं की प्रकृति पर व खाद्य जाल पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जीएमओस का व्यवहार क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि आपने उसमें कौन सा जीन डाला है। ठीक है, किस पौधे में आपने उसको डाला है। ठीक है, और जो भी एनिमल या बैक्टीरिया जिसके अंदर आपने उसको डाला है उसका नेचर क्या है। ठीक है, और जीएम पौधों का उपयोग कई प्रकार से लाभदायक है, और ये कल मैंने आपको सब पढ़ा दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। उपरोक्त उपयोगों के साथ साथ जीएम का उपयोग तदानुकूल पौधे यानी कि अपनी इच्छा अनुसार पौधे, तदानुकूल पौधे यानी कि इच्छा अनुसार, इनको हम टेलर मेड बोलते हैं। ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार आप पौधे बना सकते हैं। ठीक है, जिससे कि वैकल्पिक संसाधनों के रूप में उद्योगों में हमने वसा, ईंधन, वासु, यू गॉट हर्ट ना, गेट साइड। कहाँ लगी? तो बेटा तुम बच्चे हो, ऐसे बीच में किसी दिन कुचल दिए जाओगे, पता भी नहीं लगेगा हैं? और भेजिए मतलब आपके क्या थे? भेजिए, कल हमने कुछ देखा था। भेजिए को क्या बोलते हैं? कल क्या देखा था हमने? भेजिए क्या होता है आपका? भेजिए, कल तो हमने कुछ इसकी हिंदी देखी थी ना। हाँ, जो भी है ये सब पदार्थ आप, हाँ, फार्मास्यूटिकल वगैरह आप इनसे बना सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस कल हमने कर ही लिए थे। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही बेटा, धन्यवाद। मैं जो सोच के आई थी वो मैंने टॉपिक करवा दिया है। आज हमने ऊतक संवर्धन पढ़ लिया है ना।
टिश्यू प्रोपेगेशन। ठीक है, होमवर्क में आज मैंने डीपीपी दी है बेटा, वो कर लेना, 12-13 क्वेश्चन है उसमें कुछ। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। बाकी ये मैंने कल आपको बता ही दिया था, अपना ध्यान रखना। अब हम मिलेंगे मंडे को, इतना ही। गाना सुना दो, गाना नहीं छूटना चाहिए इनका। बाकी मैडम गरबा छूट जाए आपका कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम मंडे को मिलेंगे। गाना देख लें, अब एक 7:10 हो रहे हैं, मेरे को एक अच्छा गाना ढूंढने दो यार। वो अपनी पोजीशन ले चुका है भाई गाने के नाम पे कि अब तांडव होएगा। मेरा नेट नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत है भाई। दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग एक टाइम पर, जब ये आया था। पता नहीं तुम लोगों ने सुना होगा या नहीं। हाँ, बीच से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है ना। ओके। इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, इन खुशियों के लिए कब से बेकरार था। मंजिल मिलेगी मुझे पूरा एतबार था, इन पलकों में लेके सपने 1000 दूर तक जाऊंगा। इस मंजर को, इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल से ना पाऊंगा। मोहब्बतें लुटाऊंगा मैं, छेड़ के मन का सार सार फिर गाऊंगा, फिर सबके दिल को आज आज बहलाऊंगा। इस मंजर को, इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल से ना पाऊंगा। अभिजीत सावंत एक इंडियन आइडल का विनर रहा है। उस टाइम पे हम देखा करते थे, हमारे टाइम पे, हाँ भैया कौवे की आवाज ऐसी निकलती है, पर हमारे टाइम पे हम यही सब देखा करते थे। कॉज मैंने आपको हमेशा बोला सास बहू के सीरियल और इन सब से मैं हमेशा परहेज रखा है मैंने। तो अभिजीत सावंत जो कि इंडियन आइडल का विनर रहा है, ये उसका विनिंग सॉन्ग था, विच वॉज रियली रियली गुड। आप में से कोई भी अगर सिलेक्शन लेकर के आता है और अगर कोई बहुत अच्छा गाना गाता है तो प्लीज ये गाना तैयार करके आना, हम स्टेज पे गाएंगे कि इस मंजर को, इस पल को भूल ना पाऊंगा। यस, बाकी अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे बेटा मंडे को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर प्लीज। Yes, switch off the AC. No. Switch off the AC. We need to go, na.